नहीं, 2 स्टॉक्स एक बार ज़रा डिस्कस कर लेते हैं जो कल हमारे पैनल ने सजेस्ट किए थे। इंट्राडे में दोनों के टारगेट्स हिट हुए थे, तो मौका नहीं मिला था बात करने का। अमित सेठ जी, सॉरी, आशीष भैरी जी ने दिया था एम्फेसिस, उसका 3100 का टारगेट दिया था, वो 3150 पर जाकर बंद हुआ। आशीष जी, इस पर कोई फॉलो थ्रू? जी अनुज जी, चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा बना और जिस हिसाब से कल मिड कैप आईटी में मोमेंटम बना था, हमें लग रहा है कि यहाँ पे जरूर नजर रहनी चाहिए। कोई भी डिप आए तो इसमें पोजीशन अभी भी लॉन्ग में की तरफ जा सकते हैं। ये स्टॉक अब वेल प्लेस्ड है अपने ऑल टाइम 52 वीक हाई की जो ट्रेजेक्ट्री है उसे सरपास करने के लिए। तो अब जो रिवाइज टारगेट इसके हमें दिख रहे हैं वो 3200 के दिख रहे हैं। 3200 का पहला टारगेट एंड 3250 के सेकंड टारगेट। कोई भी डिप में पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 3070 के करीब का कैसे मेंटेन करें। ओके, तो ये था एम्फेसिस। और रचना जी ने कोफोज और दूसरा कौन सा, परसिस्टेंट, दोनों जब 7-7% ऊपर थे तो कहा था यहाँ से भी खरीद सकते हैं। वो भी दोनों टारगेट मिट हुए। रचना जी, वो भी अच्छी ट्रेड थी यहाँ पर। अब आज मुनाफा बांध लें? जी, यहाँ पे एक दो दिन का कंसोलिडेशन मुमकिन है क्योंकि कल काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई थी और उसके बाद कंटिन्यूटी हो सकती है दोबारा से ऑन द अपसाइड। तो इसलिए अगर एक दो दिन का वेट नहीं करना है तो डेफिनेटली मुनाफा बांध ले सकता है। दूसरी अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी तब फ्रेश ट्रेड देखेंगे। ये लीजिए भाई साहब, कल सुबह चर्चा हो रही थी कि आईटी को रडार पे रखना है। अपफ्रंट मॉर्निंग कमेंट्री का पार्ट था। दिन के दौरान एक्सपर्ट्स ने कंटिन्यूस शोज में उन स्टॉक्स पे दाव लगाने की सलाह भी दी और क्या बढ़िया तेजी के बीच आपने मुनाफा बांधा है आवाज के इस पैनल के थ्रू। खैर, आज के स्टॉक्स रडार पे रख ही लीजिएगा। आई एम श्योर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब अपन खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई निफ्टी का वो नंबर HUL के लिए एक काम करिए सेठ साहब, आप चार्ट रेडी रखो, मैं आता हूं आपके पास। हर्षदा, कैसे लगे नंबर्स? HUL के नंबर्स आशीष फीके हैं क्योंकि यहाँ पर आप गौर करेगा कई सारे अनुमानों पर कंपनी मिस हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी 4% घटकर आई है 2612 करोड़ पर। रेवेन्यू सिर्फ 1.5% बढ़ा है 15508 करोड़। दोनों नंबर्स हमारी उम्मीद से खराब हैं। एबिटा में भी थोड़ी सी दबाव देखने को मिला है 3647 करोड़। मार्जिन अनुमान था कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कॉन्ट्रैक्ट होकर 23.5% पर आए हैं। लेकिन आगे कमेंट्री देखिए। सबसे पहले तो वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान था 4 से 5% तक का, कंपनी ने डिलीवर किया है सिर्फ 3% का। कंपनी बेसिकली ये कह रही है कि देखिए सिंगल लो डिजिट प्राइस ग्रोथ भी आगे देखने को मिलेगी। डिमांड ट्रेंड स्टेबल है, आगे एक्सेलरेशन के कोई स्थिति नहीं बन रही है। दबाव कहां से आ रहा है? ग्रामीण इलाके तो पिकअप कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जो अर्बन सेंटर्स है वहां पर डिमांड में स्लो डाउन देखने को मिली है, उसमें धीमापन देखने को मिला। और खासतौर से लार्ज जो बड़े शहर हैं उनमें ज्यादा धीमापन है, छोटे शहरों में तभी भी थोड़ी बहुत डिमांड है। इसीलिए 60% HUL का पूरा जो बिजनेस है उसमें सिर्फ सिंगल डिजिट हाई ग्रोथ देखने को मिली। अक्रॉस कैटेगरीज वो सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली और कई पैमानों में तो उम्मीद से खराब प्रदर्शन वहां पर नजर आया है। अब कंपनी यहां पर यह जरूर कहती है कि वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी वॉलेटाइल रहेगी, लेकिन क्योंकि ग्रामीण इलाकों में पिकअप देखने को मिल रहा है तो वो शायद थोड़ा बहुत एक ड्राइवर रह सकता है। अर्बन ग्रोथ को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर है। अब इसके अलग अलग कारण रह सकते हैं। कुछ तो ऑफ कोर्स ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ये कहती है कि देखिए बारिश के वजह से इम्पैक्ट आया, क्यू कॉमर्स का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर इनका असर बनता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए वो वॉल्यूम्स में डिप देखने को मिलता है। आइदर वेज नंबर्स ने किया है निराश। खेमका साहब, आपको और आपकी मोतीलाल ओसवाल की टीम को कैसा लगा? ये बात सही है, बिलो एस्टिमेट्स हैं, वॉल्यूम ग्रोथ भी ठंडी है, पर पता है अपने आप में नेस्ले को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसने तो फिर भी अच्छा कर दिया। वो तो 1.5% डिग्रो कर गई थी वॉल्यूम, पर ये नंबर्स हैं कैसे HUL के? आप लोग का क्या व्यू बन रहा है? जी बिल्कुल आशीष, देखिए नंबर्स हमें लगते हैं कि थोड़े मिक्स्ड है। वॉल्यूम पर तो डेफिनेटली थोड़ा सा मिस है, बट अगर आप कोर पोर्टफोलियो देखें तो वहां पे हमें लगता है कि परफॉर्मेंस काफी बेटर है। और जो सबसे जो पॉजिटिव फैक्टर जो मुझे लगा इस नतीजे में और कमेंट्री में, तो क्या वो लगा कि जो डिमांड ट्रेंड्स हैं वो थोड़े स्टेबल है। अर्बन एरियाज में तो थोड़ा ग्रोथ मॉडरेट हो रहा है, बट एक रिकवरी जो रूरल एरिया में देखने को मिली है वो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि अब बल्क ऑफ द बिजनेस जो हम देखते हैं कि एफएमसीजी के लिए वो रूरल से काफी ग्रोथ और बूस्ट मिलता है, क्योंकि अर्बन तो थोड़ा सा स्टेबल ही रहता है। तो ये मुझे लगता है कि मिला जुला है, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में है।
और हमें लगता है कि डिस्पाइट जो अभी करंट ओवरऑल वीकनेस है, HUL की ग्रोथ इंडस्ट्री में बेटर है एंड रूरल परफॉर्म कर रहा है, तो हमें लगता है कि इसकी वजह से आगे चलकर मार्केट भी आज इसे थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलेगा और आगे चलकर ग्रोथ पे थोड़ी सी पॉजिटिव व्यू आएगी। तो ये क्वार्टर थोड़ा सा मुझे लगता है मिक्स्ड है, बट जो कमेंट्रीज आई है वो थोड़ा सा आगे चलकर व्यू पॉजिटिव बनाता है HUL की तरफ। मिक्स्ड क्वार्टर है। हाँ, अर्बन स्लो डाउन कर रहा है। मार्जिन्स अगर अच्छे लगे हों आपको तो लार्जली एड स्पेंड के कट थे, जिस चलते मार्जिन्स बेहतर हुए। पर सेठ, इसका 1 महीने का चार्ट खोलिएगा। सेठ साहब वैसे ही धुला हुआ है। 3000 प्लस वाला स्टॉक था जो 2600 2650 पे आके खड़ा हुआ है। रिजल्ट से पहले अच्छी खासी कमजोरी आ गई। कैसा पोजीशन नजर आता है HUL यहां से? जी आशीष जी, अगर HUL का हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमने कुछ दिनों से एक प्रोलॉन्ग पुल बैक देखा है, लेकिन हैविंग सेड दैट कल के सत्र में हमने देखा कि ये पुल बैक इसके 200 डेमा पे जाके इसने होल्ड किया लगभग, जो कि 2614 2600 के आसपास आता है। और अगर वीकली चार्ट देखें तो 2601 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है। तो फ्रेश वीकनेस तो तभी बनेगी जब क्लोजिंग 2600 के नीचे हो, तो यहाँ पे कोई फ्रेश शॉर्ट की तो सलाह बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर सपोर्ट अगर ये होल्ड करता है तो साइन ऑफ स्टेबिलिटी आएगा। अगर ये स्टॉक क्लोजिंग बेसिस में 2700 सवा 2700 के ऊपर बंद हो तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक साइन ऑफ स्टेबिलिटी है और एक पुल बैक के लिए एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। तो कंडीशनल बाय है, अगर पोजिशनली ये 2700 के ऊपर होल्ड करता है तो 2650 के स्टॉप लॉस के साथ लेंगे और 2750 से लेकर 2800 तक के पुल बैक के टारगेट्स बनेंगे। ओके, दूसरा ये HUL की चर्चा हो गई। निफ्टी के नंबर, बहुत सारे वायदा के नंबर्स डाइजेस्ट करने हैं। कुछ अलग से ले लेता हूं, बाकी फिर एक झड़ी में ले लेंगे। पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स। गाबा सर, चार्ट आप खोलो, मैं आता हूं। हर्षदा, नंबर्स कैसे लग रहे हैं? थोड़ा सा मिक्स बैग है आशीष। मार्जिन्स ने सरप्राइज ज़रूर किया है, लेकिन इनकी जो रेवेन्यू है और बिट्टा है वो थोड़ी सी फ्लैटिश ज़रूर दिखाई दी है। अब प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, 341 करोड़ का अनुमान या आंकड़ा है, 334 करोड़ का अनुमान था, तो बहुत मामूली ग्रोथ देखी गई है। रेवेन्यू 2844 करोड़ पर आता हुआ, जहां पर 2840 करोड़ का अनुमान था, तो ये रफली एक्सपेक्टेशन के करीब है। एबिटा हालांकि 502 करोड़ पर आया, एक्सपेक्टेशन 490 करोड़ की थी, तो वहां पर परफॉर्मेंस बेहतर है और मार्जिन्स इनके अच्छे खासे बड़े, 17.3% का अनुमान था, 17.7% पर आए हैं। अब इसमें हुआ ये है, प्रेस्टीज एंड अबव के जो वॉल्यूम्स है वो 3.7% गिरे हैं, जहां पर अनुमान 0 से 1% तक की ग्रोथ का था। दूसरी तरफ पॉपुलर वॉल्यूम्स में करीब करीब 7.9% का डिक्लाइन था और डिक्लाइन की अपेक्षा थी 6 से 8% गिरने का अनुमान था, उसके सामने 7.9% गिरते हुए दिखाई दिए हैं। मैनेजमेंट ने क्या कहा है कि देखिए, हायर बेस का इम्पैक्ट रहा है क्योंकि फेस्टिव की इन्वेंट्री बिल्डअप थी, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। डिमांड इस पर्टिकुलर क्वार्टर में थोड़ी सी म्यूटेड रही है, इसीलिए नंबर्स पर दबाव है, लेकिन मार्जिन्स इनके लिए एक पॉजिटिव स्ट्रीक जरूर है। ओके, नतीजे थोड़े से डामाडोल, पर आउटलुक अच्छा है। कहते हैं गाबा सर, ये जो आने वाला छमाही है ना, Q3 Q4 इस तरह के धंधों के लिए अच्छा रहता है, ठंड आती है शायद इसीलिए। खैर, ये तो मैं और गाबा सर को पता नहीं, मुंबई में वालों ने तो कभी ठंड देखी नहीं है, ये मानस और रचना ज्यादा अच्छा बताएंगी। लेकिन गाबा सर, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? देखिए, सबसे पहले चार्ट पर जो यूनाइटेड स्पिरिट्स है, ये मेरे पोर्टफोलियो पे है, ये मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा मेरे काफी समय से, और मैं इसको होल्ड करने वाला हूं कम से कम 2-3 क्वार्टर के लिए, नहीं शायद 2-3 साल के लिए। तो जब स्ट्रक्चरली मैं देखता हूं तो इसमें तो अपमूव है। शॉर्ट टर्म में करीब 4 हफ्ते से हम गिरावट देख रहे हैं। दैट्स ओके, लोअर लेवल्स भी हो सकते हैं, आ सकते हैं, नॉट पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर जो भी नीचे आएगा फिर ऊपर जाने के लिए आएगा। इसको थोड़ा नजरिया लंबा कर लेना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। अगर आज के लिए खरीदना है तो बेहतर स्टॉक रहेगा जब ये 1480 पार कर लेगा, वहां पर एक कंफर्मेशन मिलेगा कि जो करेक्शन है खत्म हुआ, फिर एक अपमूव मिलेगा, वो करीब 1550 तक ले जाएगा। लेकिन इसको 1, 2, 3, 4 दिन के लिए नहीं लेना चाहिए, इसको लेना चाहिए 1 क्वार्टर टू 2 क्वार्टर्स टू 10 क्वार्टर्स। मेरे ख्याल से इसमें अच्छा अपमूव मिलना चाहिए। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में फिर डिस्क्लोज कर देते। बिल्कुल पोर्टफोलियो में है, फिर डिस्क्लोज किया गाबा सर ने। कल मैंने जो 3 कैटेगरी के स्टॉक्स बनाए थे ना, कि 3 कैटेगरी के स्टॉक्स में अपने इनको डिवाइड करिए। अच्छे रिजल्ट्स, हाँ, जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ, और तीसरा आपने कहा था अच्छी कंपनीज जो बुरे फेस से। बस तो ये तीसरी कैटेगरी में है। 10% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। इन नंबर्स के बाद और अगर थोड़ा करेक्ट हो जाए, 12 महीने का चार्ट देखिए इसको, और ये स्ट्रक्चरली एक ऐसी स्पेस में है जिसमें ग्रोथ आनी ही आनी है, चाहे रिसेशन आए चाहे ग्रोथ आए। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर सीज़न का प्रोडक्ट है, तो इसके लिए ये इसमें
और चार्ट भी बता रहा है आपको। तो ये वो वाला स्टॉक होगा। इसमें अगर आपको और लोअर लेवल मिले तो मेरे ख्याल से एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो मौका होगा। इसमें मल्टी ईयर बॉटम लग चुका है, मैनेजमेंट चेंज के बाद से एक री रेटिंग की शुरुआत हो चुकी है, इसके मल्टीपल्स आगे और ग्रो करते रहेंगे। और एक चीज़, ये स्टॉक अभी भी महंगा नहीं है अपने सेक्टर के हिसाब से, तो इसके लिए ये देखिए 5 साल का चार्ट इसका, बहुत समय के बाद इसमें ब्रेकआउट आया है। मुझे नहीं लगता 1-2 क्वार्टर के खराब नंबर या परसिव्ड खराब नंबर, और नंबर इतना खराब है भी नहीं वैसे कि ये स्टॉक वीक होगा उसकी वजह से। ये मैनेजमेंट थोड़ा सा बदले ना तो ये स्टॉक छप्पर फाड़ सकता है। जैसे बाटा वाउचर देता है, इंडियन होटल्स डिस्काउंट देती है ताज में रहने के, यूएसएल के शेयर होल्डर्स को ऐसा कोई डिस्काउंट मिलने लगे ना प्रोडक्ट खरीदने पे तो स्टॉक वैसे ही छप्पर फाड़ देगा। लेकिन रखिए यूएसएल को रडार पे, हर्षदा बाकी के एफएनओ रिजल्ट्स। ऐसे कहते हैं दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है। मैं तो आइडिया दे रहा था। अब पिडिलाइट रेडार पर रहेगा। आशीष, पिडिलाइट के केस में मुनाफा जो है वो करीब 17.8% बढ़ता हुआ दिखाई दिया इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, 540 करोड़ पर आया है। रेवेन्यू में 5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इबिटा भी करीब 13% बढ़ा है। मार्जिन्स जो है वो 23.8% पर आए हैं। कंपनी ने कहा है कि अंडरलाइंग वैल्यू ग्रोथ जो है वो करीब 8% के आसपास है। कंज्यूमर एंड बाजार सेगमेंट इनके लिए सिग्निफिकेंट है, वहां पर थोड़ा सा डिमांड पर इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला। उसके बावजूद हमने 6% तक की ग्रोथ देखी है। हालांकि यहाँ पर जो ग्रोथ का अनुमान था 8 से 10% की ग्रोथ का था। B2B वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा खासा पिकअप करके 21% पर आया है। कंपनी के लिए जो इनपुट कॉस्ट है वो बिनाइन रहे हैं, इसीलिए मार्जिन्स में हमने देखा है वो फ्लेयर देखने को मिला है। बिरला सॉफ्ट रेडार पर रखेंगे। मुनाफा 15% जरूर घटा है, 127 करोड़ के आसपास आया, लेकिन डॉलर रेवेन्यू में हम देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 2.6% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इबिटा 18% घटा है। मार्जिन्स पे थोड़ा सा दबाव आया। कंपनी कह रही है कि ग्रोथ हालांकि मैन्युफैक्चरिंग, ENU और साथ ही साथ BFSI सेगमेंट में स्टेडी रही है इनके लिए। नवीन फ्लोरिन भी आप रेडार पर रखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी करीब 3% घटी है, लगभग 59 करोड़ का मुनाफा आया है। 10% रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली। इबिटा 9% बढ़ता हुआ। मार्जिन्स जो है वो थोड़े से स्टडी है, 20.7% के आसपास वर्सेस 20.9%, 20 बेसिस पॉइंट का ही करेक्शन देखने को मिला है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी रेडार पर रखेंगे, जिसके मुनाफे में 13% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। ब्याज से आय में लगभग 3% तक की ग्रोथ है। हालांकि अगर आप एसेट क्वालिटी देखें, वहां पर ग्रॉस NPA में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है, 1.98% पर आया, और नेट NPA में भी थोड़ा सा पिकअप नजर आ रहा है। आप कैश मार्केट का एक और स्टॉक रेडार पर रखेंगे आशीष, वो है सोना BLW। सोना BLW के नंबर्स आए, नंबर्स से बड़ी एक और डेवलपमेंट है। दरअसल कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कि एस्कॉट्स कुबोटा का जो रेल इक्विपमेंट वाला बिजनेस है वो ये कंपनी एक्वायर करती हुई दिखाई देगी। 1600 करोड़ में दरअसल ये एक्विजिशन होता हुआ दिखाई दे सकता है। एक स्लम सेल पर दरअसल एस्कॉट्स ने इस पर्टिकुलर डिवीजन को बेचा है, तो उस पर स्टॉक रिएक्ट करेगा। और ऑफ कोर्स नंबर्स के लिहाज से जो आप डेटा पॉइंट सामने देख ही रहे हैं, मुनाफा 16% बढ़ा, रेवेन्यू में 17% तक का इजाफा है, इबिटा में ग्रोथ है, और इनके मार्जिन्स भी स्टेडी रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। इंटरेस्टिंग। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक जिस पे चर्चा जरूरी, उसमें बिरला सॉफ्ट, क्योंकि आप लोग रडार पे रहा है कल भी, तो बहेती साहब आप बताओ बिरला सॉफ्ट कैसा पोजीशन नजर आता है? नंबर्स कमजोर हैं, पर यह है कि क्यों इससे पिछले क्वार्टर में डी ग्रोथ थी तो वापस बाउंस बैक कर रही है ग्रोथ। अदरवाइज प्रिंट भी मुझे कमजोर लगा, क्योंकि न्यू डील्स विन भी थोड़ा सा फीका पड़ा है इस क्वार्टर में। पर खैर IT के जलवे हैं। बिरला सॉफ्ट कैसा पोजीशनिंग तो काफी खराब है। भले कल 4-4.5% का मूव था, लेकिन ये स्टॉक रिलेटिवली काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक अपने 200 डेमा से भी काफी नीचे है। 200 डेमा इसका 690 पे प्लेस्ड है और स्टॉक 600 पे चल रहा है, तो 90 रुपए तो अपने 200 डेमा से ही नीचे है। जहाँ हम बाकी सब IT देख रहे हैं कि वो अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मिड कैप IT, इसमें प्रेशर है। कल एक रिवर्सल कैंडल जरूर थी, लेकिन अगर आज वो कैंडल सस्टेन करती है तो ही इसमें लॉन्ग जाने की सलाह है। तो इन लेवल्स पे नहीं, अगर तेजी बनी रहती है तो फिर एक BTST के तौर पे इसको जरूर ट्रेड लिया जा सकता है। बट अब आज थोड़ा वेट एंड वॉच करें फर्स्ट आवर। बिल्कुल, ये बैन में एक्चुअली आशीष, तो इसके लिए मैंने आज इसको मेंशन नहीं करा। आज का मिनी एक्सीडेंट ऑफ द डे हो सकता है। ये एक्सीडेंट ऑफ द डे तो नहीं कहूँगा, मिनी एक्सीडेंट ऑफ द डे कह सकता हूँ इसको, क्योंकि IT में कल जिस तरीके के रन बने, सारे स्टॉक्स चल गए, ये भी चल गया उसी के बहाने, उसी के साथ साथ, लेकिन मार्जिन 12.1% वर्सेस 14.7%, मतलब ठीक है, डॉलर रेवेन्यू ठीक ठाक था, डॉलर रेवेन्यू में मुझे इतनी कंप्लेन नज़र नहीं आई, लेकिन इसका मार्जिन बहुत ही ख़राब था।
बहुत ज़्यादा, और आई थिंक वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये इस पर एक इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि आई थिंक ये नंबर्स शायद थोड़े से मुझे गलत लग रहे थे। 12.1% पर है मार्जिन वर्सेस 14.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और पैट भी करीब करीब 15% नीचे आया है। अगेन थोड़ा सा 3 मंथ के पीरियड में ओवरसोल्ड है, लेकिन आई थिंक कुछ हद तक मार्केट को शायद पता था कि ये नंबर्स जो है ना इसके इतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन फिर भी इस पर मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा रेड रहेगा। बस दिक्कत ये है, ये बैन में है, तो उसमें आप कोई ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कहना आसान है कैश में बेच दीजिए, वो होता नहीं उतनी आसानी से। रचना जी, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज नंबर्स तो ठीक हैं, हर फ्रंट पे डिसेंट परफॉर्मेंस है, खास तौर पे ऑपरेशनली मार्जिन्स में एक डिसेंट 170 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन भी साल दर साल डिलीवर कर रहा, पर चार्ट्स कैसे लगते हैं? जी, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के चार्ट में थोड़ी सी वीकनेस है यहाँ पे, और एक रिलायबल एंट्री लेवल जो बनता है वो करीब करीब 3000 पे बनता है। तो अगर 3100 के बदले अगर ये 3000 पे होता तो हम आउटराइट बाय के लिए अटेम्प्ट करते, पर यहाँ से थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है, तो इसको थोड़ा और नीचे जाने देंगे बिफोर वी लुक फॉर अ लॉन्ग एंट्री ओवर हियर। 3000 के सपोर्ट को एक नजर में रखेंगे, वहां से एक बाय सिग्नल शायद जनरेट होगा, जब होगा तब हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, अच्छा, कुछ ब्रोकरेजेस उनके रडार पे आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं उन पे बातचीत करने के लिए कंचन स्टूडियोज में इस समय रेडी नजर आएंगी। बायोकॉन, कंचन क्या अपडेट्स हैं भाई? जी, HSBC की बायोकॉन पे राय है, बिकवाली की रिड्यूस कॉल दे दी है और टारगेट जो कर दिया है वो कल के क्लोजिंग से 25 रुपए और नीचे यानी कि 300 रुपए कर दिया है। बेसिकली कोर्ट का जो पॉजिटिव फैसला है वो एमगन को यूएस में आइलिया के जो बायोसिमिलर है येजाफिली के जल्द लॉन्च के लिए मजबूत पोजीशन में ला सकता है। बेसिकली येजाफिली का जो लॉन्च है वो अभी लीगल इशूज से गुजर रहा है, लेकिन एमगन के लिए येजाफिली का जो लॉन्च है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका टाइमली लॉन्च हो जाए। साथ में बायोकॉन इस टाइम पे काफी ऑपरेशनल और इसके अलावा बैलेंस शीट के चैलेंजेस से गुजर रहा है। येजाफिली और जो ये हमने दूसरा मॉलिक्यूल पढ़ा है वो बेसिकली काम आता है वेट एएमडी को ट्रीट करने के लिए। वेट एएमडी क्या है? वेट एएमडी बेसिकली हमारी आई के बैक में जब बहुत सारी एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स बनने लग जाती है तो वो हमारी आई को डैमेज करने लग जाती है, तो उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए येजाफिली का काम होता है। मैं पूछने वाला हूँ या पढ़ गया? मतलब पता था क्या? पता था इसके बारे में। आशीष, एक चीज़ बताऊँ मैं, लेकिन मैं इतने साल हो गए मुझे फार्मा ट्राई करते हुए, ये मॉलिक्यूल्स के नाम ना बस समझ में नहीं आता कौन रखता है ये ऐसे ऐसे नाम, मतलब कहाँ से आते हैं ये नाम, जैसे एक से एक अजीब नाम होता है और 4 बार पूछना पड़ता है, वो पहले पढ़ना पड़ता है कि भाई मॉलिक्यूल का नाम सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। खैर, इस पर चार्ट चेक लेते हैं। एक बायोकॉन में एक बड़ी रैली हुई थी गाबा सर, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी समय से अब एक सॉर्ट ऑफ बेरिश रन चल रहा है, क्या भी होगा स्टॉक पर? एक्चुअली सपोर्ट यहीं पर है 325 पर, लेकिन अगर सपोर्ट मिल 200 डे मूविंग एवरेज बायोकॉन में अगर यहाँ से सपोर्ट मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन उसका कंफर्मेशन मिलेगा तब जब वो 335 पार कर लेगा। है तो वीक, लेकिन ट्रेडिशनली यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो पॉसिबल है कि यहाँ पर सपोर्ट मिले, लेकिन स्ट्रक्चरली थोड़ा वीकनेस है, प्रॉफिट बुकिंग मोड पर है, लेकिन चार्ट ऑन द हाई टाइम फ्रेम बुरा नहीं है, सपोर्ट की जगह पर है, सिर्फ कंफर्मेशन की जरूरत है। रखिए बायोकॉन रडार पे। एसबीआई लाइफ का चार्ट सतपते साहब आप देख के रखना, कंचन ये भी रडार पे है। जी, यहाँ पे यूबीएस की खरीदारी की राय है और यहाँ पे हमें 10 से 15% का एक इजाफा देखने को मिल सकता है। टारगेट को रिवाइज करके 1940 का कर दिया है। बेसिकली कंपनी जो है नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और खासकर यहाँ पे प्योर प्रोटेक्शन के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस किया गया है। मैनेजमेंट के मुताबिक Q2 में हमें थोड़ा सा स्लो डाउन और देरी देखने को मिली थी, जिसका रिफ्लेक्शन हमें Q3 में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर हम परसिस्टेंसी देखें तो वहां पे कहीं ना कहीं एक इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया है, जो कंपनी के लिए एक गुड न्यूज है। सतपते साहब, क्विकली चार्ट्स, ब्रोकरेज तो बुलिश है भाई, पर ठीक है 1940 के लक्ष्य मानते हैं वो। अच्छा जी, देखिए मुझे लगता है कि अगर आप इसमें डेली चार्ट देखें तो आपको एक करेक्शन दिखता है 1940-1950 से ये जो करेक्ट हुआ है करीबन 1650-1700 के रेंज में। आई थिंक वन बाउट ऑफ सेलिंग सीम्स ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो एक रिएक्शन मिलना चाहिए और पॉजिटिव रिएक्शन मिलना चाहिए। अगर कल का एफएनओ का डेटा भी देखे तो कल लॉन्ग बिल्टअप था, 1716 का कल का क्लोज है, 1700 के ऊपर बाय साइड का ट्रेड बनेगा, एक रिलीफ रैली प्ले मिलेगा जिसका टारगेट होगा 1780 से लेकर 1800। तो फॉर टुडे आई थिंक एक अच्छा पॉजिटिव मूव आप एसबीआई लाइफ में देख। मीनवाइल गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा अब धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है और अब 75 पॉइंट्स ऊपर गिफ्ट निफ्टी से मैं आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुल मिलाकर
बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लीड क्या करेगा इसको ये देखना पड़ेगा। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट मार्केट कोई बहुत बड़ा नंबर तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी गिफ्ट निफ्टी थोड़ा मूड में है आज, कवरिंग के 75 पॉइंट्स ऊपर है, या फिर वही होगा कि खुलेंगे ऊपर और फिर बेयर हावी हो जाएंगे, ये देखना पड़ेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।